हमारे साथ हैं राकेश कुमार जी, जो वार्ड नंबर 86 अजमेरी गेट से हैं, आम आदमी पार्टी से। आज बात करना चाहेंगे इनके साथ में राम जन्मभूमि और राम मंदिर के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थोड़ा सा परिचय इस बात का दे दें, क्या वो मंदिर है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बात को? देखिए, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसले का समर्थन तो करते हैं हम लोग जी, लेकिन जो ये फैसला है उससे लोग, अब सुप्रीम कोर्ट के हम खिलाफ नहीं जाना चाहते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये मलाल ज़रूर है कि ये फैसला जो है सही नहीं हुआ। पहली बात तो यहाँ पे बौद्धिस्टों का भी एक बहुत बड़ा जो मामला है, बौद्धिस्टों के जो है अवशेष यहाँ से निकले हैं, बौद्ध मंदिरों के अवशेष यहाँ से निकले हैं, उस बात को नज़रअंदाज किया गया है। ये भी है कि उस बारे में उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। हालांकि अवशेष तो काफ़ी बौद्ध मंदिर के निकले हैं, जो बौद्ध मंदिर के निकले हुए जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, लोगों ने उसके खिलाफ भी लोग कोर्ट में गए हुए हैं कि एक पंचायती फैसला हो गया, या तो ये प्रॉपर्टी मुस्लिम समाज के जो या तो मुस्लिम की होनी थी, या हमारे जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो हमारी जो कमेटियां हैं जो मांग कर रही थी, तो उसका होना था। लेकिन ये फैसला कुछ ऐसा हो गया पंचायती की तरफ से भी तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। आपको रोकते हुए बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें, रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में ये फैसला दिया गया, जो आज वर्तमान में राज्यसभा मेंबर हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उनको एक रिगार्ड दिया गया या उनको एक तोहफे के रूप में दिया गया इस फैसले को लेके? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग इस फैसले से इतना खुश नहीं हैं। मैं आपको बताऊँ, जो दलित समाज की बात करता हूँ तो वो खुश नहीं है इस फैसले से, मुस्लिम समाज भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें न्याय नहीं हुआ। मुस्लिम समाज का तो सीधा कहना है कि भाई या तो ये हमारी ज़मीन है या आपकी है, फैसला एक तरफा होना चाहिए था ना। ऐसा नहीं होता कि भाई तुम्हारी भी है हमारी भी है। अच्छा राकेश जी, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अपील की थी इस बात की कि वहाँ पे अस्पताल बनाया जाए, या इसके अलावा कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाई जाए, किसी तरह का कोई धार्मिक स्थान न बनाया जाए? जी। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ। मंदिर तो हमारे देश में बहुत हज़ारों हैं, लाखों की संख्या में मंदिर है, मंदिरों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आप राम मंदिर बनाने के बाद भी देश के अंदर जो हमारे जो भूख और गरीबी के मामले हैं, या हमें हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, हमें स्कूलों की ज़रूरत है, हमें कॉलेजों की ज़रूरत है। आज बच्चा 95% नंबर लेने के बाद भी उसको मनपसंद कोर्सों में दाखिला नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास कॉलेज नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। आबादी 10 गुना बढ़ चुकी है, आज आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हॉस्पिटल या हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ कितनी है, उतनी उस संख्या में जिस तरीके से आबादी बढ़ी उस तरह से हमारे यूनिवर्सिटी या हमारे हॉस्पिटल नहीं बने। आगे जी, और मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से अभी हम हॉस्पिटल और मंदिर की बात कर रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से भिखारी पैदा होते हैं और स्कूल और कॉलेज बनाने से जो है अधिकारी और कर्मचारी पैदा होते हैं। तो आप कहाँ तक सहमत है इस बात से? नहीं, मैं सहमत हूँ कि बाबा साहब ने भी कहा है और तमाम लोगों ने कहा है कि मंदिर से कोई उद्धार होने वाला नहीं है जी। और मंदिर में कहते हैं कि भाई मंदिर बनने से तो सिर्फ पुजारियों का भला कर लो या भिखारियों का भला कर लो, लेकिन स्कूल कॉलेज बनते हैं तो वो देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं। वो जो स्टूडेंट निकलेंगे वहाँ से, जो छात्र पढ़ के निकलेंगे कॉलेजों से, वो इस देश का भविष्य है और उस देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन मंदिर से कुछ नहीं होने जा रहा है। मंदिर बने, लाखों मंदिर हैं, क्या हो गया? तो ये लड़ाई तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये तो एक जो पार्टी लेके चल रही है उसकी तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ पूरी हो रही हैं। एक हमारे यहाँ राम मंदिर के नाम पे एक बहाव आता है, एक उन्माद फैलता है हिंदुओं के अंदर, और वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को कर जाते हैं, लेकिन बाद में वो ठगे महसूस करते हैं, जैसे कि आज ठगा महसूस कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस विकास की बात की थी, जिन अच्छे दिनों की उन्होंने जो हमें जो सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे और सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, वो नारे धरे के धरे रह गए। भ्रष्टाचार का मामला धरा का धरा रह गया, महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला, महिलाओं की सुरक्षा का मामला, वो भी धरा का धरा रह गया। मतलब कोई किसी भी एजेंडे में मोदी सरकार पास नहीं हुई है, फेल ही हो रही है। इनकी फेलियरिटी का नतीजा है, इनकी फेलियरिटी जो सरकार ये फेलियरिटी की ओर जा रही थी, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए राम मंदिर की
राम मंदिर को राम मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा है, ये ध्यान उस तरफ ले जा रहे हैं। बिहार का चुनाव आने वाला है, उस तरफ ध्यान है उनका। ये सरकार फेल हो चुकी है। जब सरकारें फेल होती हैं तो फिर वो राम मंदिर की और मस्जिद की ही बात करेंगी, क्योंकि वो एक ऐसा उन्माद होता है कि जहाँ आदमी को विकास नहीं चाहिए, जब ये उन्माद फैलता है हिंदुत्व का, तो ये वो जो है ना तो विकास की मांग करता है ना कुछ मांग करता है, वो बस बह जाता है। तो हम तो लोगों से लोगों से अपील करते हैं कि ये षड्यंत्र है। और जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा है कि धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। धर्म जो है दीर्घकालीन राजनीति भी बताया जाता है कि अगर धर्म की अफीम अगर आदमी को चटा दी जाए तो जिंदगी भर उसी में लगा रहेगा। मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम है जिसके नशे में आदमी रहता है, जिसमें तर्क वितर्क करने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। तर्क वितर्क करने का अधिकार धर्म के ठेकेदार जो है वो तर्क वितर्क करने से बचते हैं, और धर्म एक नशा है। मार्क्स ने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वाकई में ही नशा है। अभी जिस तरीके से वर्तमान सरकार की बात की जाए, भाजपा की बात की जाए, उसने राम मंदिर के मुद्दे को लेके जो है लोगों को कैश करने का काम किया, यानी कि लोगों से पैसा भी लेने का काम किया। पिछली बार 1400 करोड़ रुपए इन लोगों ने जो है मतलब इकट्ठा किया था। इसके बावजूद अब जैसे भूमि पूजन कर दिया गया, अभी भी पैसे की ये मांग कर रहे हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अपनी पार्टी फंड के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें क्या दो राय हो सकती है। पार्टी फंड के लिए भी जो पैसा लिया जाएगा राम मंदिर के नाम पे, उससे पार्टियों का अपनी पार्टी का भला करेंगे वो। और जो देश बेचा जा रहा है उसके अंदर भी पार्टी का भला होगा। जिन पूंजीपतियों को वो देश बेच रहे हैं, वो इनकी पार्टी को भी चंदा दे रहे हैं वो। अगर आज निजीकरण हो रहा है, निजीकरण का फ़ायदा कौन उठा रहा है? सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। अगर आज रेलवे बिकेगा तो रेलवे की जो कंपनियां हैं वो इनको डायरेक्ट कमीशन देंगी, चंदा देगी, इनको रिश्वत देंगी जो ठेका दिलवाने में, इनकी कमीशनें सेट है। जैसे राफेल का आपने मामला देखा, राफेल का जो जहाज़ था उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, पिछला एग्रीमेंट है वो कितनी कीमत का है, जो वर्तमान एग्रीमेंट है वो कितनी कीमत का है, कोई उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसकी क्या कहते हैं, कोई उसके ऊपर कोई केस चलाने की भी अनुमति नहीं मिली। अच्छा राकेश जी, एक और सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि हम उस बहुजन समाज से आते हैं जिस बहुजन समाज से जो है इस देश के राष्ट्रपति हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी। लेकिन इतना बड़ा ये प्रोग्राम का आयोजन भाजपा की तरफ से किया गया, लेकिन उस आयोजन में ना ही तो जो है रामनाथ कोविंद जैसे जो है जो वर्तमान में इस समय देश के राष्ट्रपति हैं उनको पूछा गया, ना ही इसके अलावा जो है और अन्य ऐसे नेता हैं दलित नेता, उनको पूछा गया। आपका क्या कहना है, क्या ये सरकार दलित विरोधी है या नहीं? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी तो दलित विरोधी है, क्योंकि ना तो इस संविधान को मानते हैं, ना रिजर्वेशन को मानते हैं। मंडल कमीशन का दौर देख लीजिए जी, इनका ये मंडल विरोधी, संविधान विरोधी, बाबा साहब के विरोधी, आरक्षण में प्रमोशन के विरोधी, ये तो टोटली एंटी दलित हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है कि राम मंदिर में हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, तो ये इनकी मानसिकता है, इनकी जो दलित विरोधी मानसिकता है, जो हिकारत की मानसिकता है, वो साबित हुई है। और ये बात बड़े लेवल पे उठ रही है पूरे देश के अंदर। आज कुछ पार्टियों ने उठाया है उस बात को, कुछ पार्टियों ने उठाया है जी जी कि भाई हमारे महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। उनसे तो बात तक नहीं की गई, उनको न्योता तक नहीं दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया, इन्होंने अपनी पार्टी के दलितों को नहीं बुलाया जी। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वही है ब्राह्मणवाद। इस देश के अंदर आज भी ब्राह्मणवाद कायम है, ये देश ब्राह्मणवाद की ओर जा रहा है। और बाबा साहब ने कहा है कि इस देश के दो बड़े दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद की पॉलिसियाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रोज देश बेच रहे हैं पूंजीवादी नीतियों के कारण, और ब्राह्मणवाद को स्थापित कर रहे हैं। तो देश के दोनों ही बड़े दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। अच्छा राकेश जी, आखिर में चलते चलते मेरा ये सवाल है, इस देश को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं या आरएसएस संघ के प्रमुख मोहन भागवत चला रहे हैं? नहीं, हमें तो लगता है कि आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। और मोदी जी क्योंकि वो सिरमौर बने हुए हैं, मोदी जी का अपना भी एजेंडा चला हुआ है। मोदी जी और आरएसएस दोनों मिलके ही चला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि दोनों में कम कोई भी नहीं है। मोदी जी इस टाइम जो है सब पर हावी है, ज़्यादातर मोदी की ही चल रही है।
आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो करोड़ों लोग हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस सरकार के लिए कि ये जो सरकार दलित विरोधी सरकार है, उनको कैसे सचेत करना चाहेंगे? तो मैं यही अपने देशवासियों से अपील करूंगा, अगर इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आपको जो है इस सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन करना पड़ेगा और सड़कों पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि देश आज बिक रहा है, ना रोज़गार है, ना व्यापार है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, बहुत बुरे हालात से हम लोग निकल रहे हैं। और ये जो हमारे देश में जो सरकार है, जो फिरका परस्त सरकार बैठी है, इसने तो ये कसम खा ली है कि इस देश के अंदर सब कुछ बेचने के लिए आए हैं। ये इन्होंने तो कसम खा ली है कि हम इस देश को बेच के ही जाएंगे। जी। और वो बेच रहे हैं, ये आपके सामने सारे उदाहरण हैं। रेलवे का उदाहरण है, MTNL, BSNL और तमाम जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान हैं, वो सब बेचे जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज हम लोगों को अपने छोटे मोटे स्वार्थ या छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटे मोटे आपस के मतभेद भूलकर भाजपा के खिलाफ गोलबंद होना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है। और दलित समाज को नहीं, सभी समाजों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये दलितों के तो खिलाफ हैं ही, मुस्लिमों के खिलाफ तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर सेकुलर लोग भी बहुत हैं। इस देश में हमेशा सेकुलर लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। देश के अंदर हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है, उससे आप देख लीजिए आज़ादी की लड़ाई में किन लोगों ने भाग लिया है। एक तरफ फिरका परस्त ताकतें थी, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी कहा कि भाई पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन कुछ सेकुलर ताकतें थी जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, बड़ी कास्टों के भी लोग थे। उन्होंने उस देश की एकता और अखंडता की बात की। उन्होंने दुर्भाग्य माना, गांधी ने दुर्भाग्य माना कि पाकिस्तान बनना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। तमाम हमारे बड़े लोग मानते रहे कि भाई देश धर्म के नाम पे बट तो गया, लेकिन आज हालात क्या हैं? आज एक और बंटवारा हमारे देश पे मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। आज जो हालात चल रहे हैं, जब मुस्लिमों के खिलाफ ये लोग मुस्लिमों के खिलाफ अपना अभियान चलाती रहेगी भाजपा सरकार, तो फिर रास्ता क्या बचता है? एक बंटवारा और हो जाएगा। और बंटवारा अब क्या ही होंगे, अब मुस्लिम भी मांगेंगे और दलितों के खिलाफ भी हैं ये लोग। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दलितों के खिलाफ भी हैं। उन्होंने दलितों के खिलाफ जितनी पॉलिसियाँ थी, सारी वो अमेंडमेंट, सारी वो पॉलिसियाँ आज जो है भारत सरकार ले आई है। निजीकरण तो सबसे बड़ा है ही, और यूनिवर्सिटियों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण को ख़त्म करने के लिए अपनी पॉलिसियाँ लाए हैं, नहीं उससे ख़त्म ही हो गया सारा मामला। तो बस मैं यही एक चेतावनी भी है ये कि अगर आप लोग खड़े नहीं हुए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं पाए तो इस देश के अंदर संविधान नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है चुनाव भी ना हो जी, क्योंकि ये एक ऐसी आग भड़काने वाले हैं, ऐसे लोग हैं, ये हिटलर के अनुयायी हैं। हिटलर ने अपने विरोधियों को जलते बॉयलर में फेंकवा दिया, उसने अपने साथियों को फेंकवा दिया, जो उसके खिलाफ जाता था बॉयलर में फेंकवा दिया करता था। ना अपील है ना दलील है। आज का जो वक्त है, ना अपील है ना दलील है। देश में दो कानून हैं, एक भाजपा के लोगों के लिए, एक विपक्ष के लिए। विपक्षी कोई आदमी गलत काम करता है तो उसके लिए कानून लागू है, लेकिन अगर सत्ता में बैठे लोग कोई करप्शन कर दें या कोई दूसरे मामले कर दें तो कोई उनके खिलाफ FIR नहीं होती, कोई उनकी इंक्वायरी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं कीर्ति आज़ाद का देना चाहता हूँ। कीर्ति आज़ाद उन्हीं की पार्टी के सांसद थे। उन्होंने DDCA में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, उसके इतने एक मोटी किताब पेश की थी भ्रष्टाचार के सारे सबूत थे, लेकिन कोई आज तक कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई, उसकी इंक्वायरी तक नहीं होती है, क्योंकि अरुण जेटली जी DDCA के चेयरमैन बने हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात हो नहीं सकती आज की तारीख में। वो लोग कुछ भी करें, मर्डर कराएं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई कानून आड़े नहीं आता। ये आप देख भी रहे होंगे, पूरे देश में यही हो रहा है। चुन के लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है, जो लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं असली सवालों पर, जल जंगल ज़मीन के सवालों पे लड़ रहे हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे बना के उनको जेलों में डाला जा रहा है।
कन्हैया का उदाहरण देख लीजिए, डॉक्टर कफील है, उनका उदाहरण देख लीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर झूठे मुकदमे बनाकर उसको अंदर डालने का काम ये कर रही है। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है जी। इंदिरा गांधी जी ने तो जबरन इमरजेंसी लगाई थी, जो दिखाई देती थी कि भाई सबको ज़बरदस्ती हज़ारों लोगों को पकड़ के लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया था, उन पर मीसा लगा दिया गया था, 2-2 ढाई साल तक जेल में रहे, अखबारों की सेंसरशिप कर दी गई थी। तो आपने देखा इमरजेंसी वो भी थी। आज इमरजेंसी का दूसरा रूप है कि आज वैसी इमरजेंसी नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया जाएगा। ये अघोषित इमरजेंसी है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.